Okay students, let's start with the next past paper for AS level physics, that is October-November 2021 9702/22. ठीक है, this is a 1 hour 15 minutes का paper. Let's get started with the question 1. सही है. So what do we have? A unit can be stated with a prefix. Okay. A power of 10 और मल्टीपल और सब मल्टीपल. ओके, बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि यार यहाँ पे प्रीफिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 की पावर लिखी हुई है जो वो रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, टेरा जो है वो कौन सी 10 की पावर रिप्रेजेंट करता है? 10 रेज़ टू द पावर 12. 10 रेज़ टू द पावर -12 कौन सी पावर रिप्रेजेंट करता है भाई? याद है, पीको, PICO. ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. इन द फॉलोइंग लिस्ट अंडरलाइन ऑल द यूनिट्स दैट आर SI बेस यूनिट्स. तो एम्पियर SI बेस यूनिट्स है, यस. कूलम नो. मीटर यस. न्यूटन नो. सो ओनली एम्पियर एंड मीटर शुड बी हाईलाइटेड. द पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यू आर गिवन लाइक दिस, जिसमें V क्या है बच्चे? पोटेंशियल डिफरेंस. ये जो रो है दैट इज द रेजिस्टिविटी. L क्या है? लेंथ ऑफ द वायर. I क्या है? करंट इन द वायर. D क्या है? डायमीटर ऑफ द वायर. ठीक है, हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज भी दी हुई हैं. ठीक है, हमने क्या निकालना है? लेट्स सी द परसेंटेज अनसर्टेनिटी. तो क्या ओके, द क्वांटिटीज यूज्ड इन टेबल 1.2 आर यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी. P की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज हो रही है. वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन P. ओके हो गया भाई. परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन P निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्मूला को रीअरेंज करते हैं. किस तरह रीअरेंज करेंगे? वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय पाई d² डिवाइडेड बाय 4LI इज इक्वल्स टू व्हाट? रेजिस्टिविटी. ठीक है, ये रेजिस्टिविटी को हमने सब्जेक्ट बना दिया. अब अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू व्हाट? परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ V दैट इज इक्वल टू व्हाट? 3.5 प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ D मल्टीप्लाइड बाय 2. क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो प्लस 2 इंटू D की क्या है परसेंटेज अनसर्टेनिटी? 3. प्लस क्या करेंगे? L की अनसर्टेनिटी भी प्लस कर देंगे, दैट इज प्लस 2.5 प्लस I करंट की भी अनसर्टेनिटी प्लस कर देंगे, दैट इज 2 प्लस 2 कर दिया. सो ओवरऑल परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टिविटी क्या आ जाएगी? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. यहाँ पे आप लिख दोगे 14%. ठीक है, द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टिविटी. तो यार एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए आपको ये वाली वैल्यू गिवन है P की, यस, यू जॉट इट डाउन. P absolute uncertainty in P is equal to 4.1 into 10 raised to the power -7 into ये कितने परसेंट है? 14 डिवाइडेड बाय 100. तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या आ जाएगी बच्चों? इट विल कम आउट टू बी 8 into 10 raised to the power -8 ओहम मीटर. सही है, यू कैन राइट इट डाउन हियर. सही है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 3. डिफाइन पावर. पावर क्या होती है भाई? एनर्जी पर यूनिट टाइम. एनर्जी पर यूनिट टाइम. ठीक है, अब पार्ट बी पे आ जाओ. अ कार ऑफ मास 700 kg मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग अ स्लोप दैट इज एट एन एंगल ऑफ थीटा टू द हॉरिजॉन्टल. ओके, द कार मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी. इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी वोंट चेंज, इट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. ओके, air resistance and friction provide a total resistive force of this, okay, that opposes the motion of the car. State the change in kinetic energy 0 joules because kinetic energy constant रहेगी due to constant velocity. Calculate the work done against resistive forces. resistive forces बच्चे क्या लग रही हैं? 440 न्यूटन्स. और कितने डिस्टेंस के लिए लग रही हैं? 25 मीटर के लिए. तो वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस क्या हो जाएगा? 440 इंटू 25 मीटर्स. तो क्या आ जाएगा आंसर? आंसर विल कम आउट टू बी 1.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 जूल्स. यहाँ पे लिख देते हैं 1.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 जूल्स. सही है. लेट्स मूव ऑन टू पार्ट सी. द मूवमेंट ऑफ द कार इन B फ्रॉम A टू B causes the gravitational potential energy to increase by this amount. The increase in vertical height h of the car for its movement from A to B. तो यार अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास 4.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 आई है, इसको आप किससे इक्वेट कर दोगे? इसको यू विल इक्वेट विथ mg h. mg की क्या वैल्यू दी है हमें?
मास गिवन है कार का, लेट मी सी, यस मास गिवन है 1700 kg, ये रहा, दिस इज द मास, और जी क्या होगी 9.81, सो लेट्स प्लग इन द वैल्यूज देयर। यहाँ पे लेट्स प्लग इन 1700 इंटू 9.81 इंटू एच, तो एच ओनली वेरिएबल है जो हमें नहीं पता, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, एच कम्स आउट टू बी 2.9 मीटर, सही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दिस हाइट अप्रॉक्सीमेटली दिस हाइट यस इज व्हाट 2.9 मीटर, सही है। जो ये डॉटेड लाइन के साथ 90 डिग्री बना के हाइट है दैट इज 2.9 मीटर, ठीक है। अच्छा अब क्या निकालना है, अब एंगल थीटा निकालना है, वेरी इजी। देखो लेट सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये वाला, लेट मी मार्क इट विथ रेड क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डन वर्किंग विथ ब्लू। दिस इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो चलो इसे बाहर लेके आते हैं। दिस इज 25, दिस इज थीटा, दिस इज 2.9, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या आप थीटा निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2.9 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। सो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा कम्स आउट टू बी 6.7 डिग्री, सही है। सो लेट्स जॉट इट डाउन हेयर, 6.7 डिग्री, सही है। द इंजन ऑफ द कार इन बी प्रोड्यूसेस एन आउटपुट पावर ऑफ दिस to move the car along the slope. Calculate the time taken for the car to move from A to B. ओके यार, आउटपुट पावर कितनी आ रही है भाई, पावर जो है हमारे पास आ रही है 1.7 इंटू 10⁴ वोल्ट्स, ठीक है। और पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, सही है। पावर आ गई हमारे पास, एनर्जी किसके इक्वल होगी, एनर्जी विल बी इक्वल टू द गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज नहीं हो रही, तो सिर्फ यही दो एनर्जीज होंगी। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या है 1.1 इंटू 10⁴ प्लस व्हाट, प्लस क्या है, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज 4.8 इंटू 10⁴, 4.8 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू पावर, ठीक है। अब हमें ये पता है कि क्या, अगर मैं t को इस साइड ले जाऊँ, पावर को इस साइड ले जाऊँ, सो आई कैन मेक t द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन, एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर। टोटल एनर्जी क्या आ रही है बच्चों, 4.8 इंटू प्लस 1.1 क्या हो जाएगा 5.9 इंटू 10⁴, और पावर किसके इक्वल थी 1.4 इंटू 10⁴, ठीक है। तो टाइम क्या आ जाएगा बच्चे, टाइम कम्स आउट टू बी 3.5 सेकेंड, सिंपल एज दैट। हमने बस ये किया कि हमने पावर का फॉर्मूला लिखा एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, उसमें से फिर टाइम को जो है t को जो है वो हमने सब्जेक्ट बना लिया, दैट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर, ठीक है। और एनर्जी के लिए हमने, ये कौन सी एनर्जी है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, और ये कौन सी एनर्जी है बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज, दोनों को प्लस कर लिया, डिवाइड कर दिया पावर से, यू गेट योर वैल्यू ऑफ t। अच्छा लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में बच्चों क्या लिखा हुआ है, अ चाइल्ड सिट्स ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे एक चाइल्ड बैठा हुआ है, उसके बराबर में एक रिमोट कंट्रोल कार पड़ी हुई है, ठीक है, जो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है अवे फ्रॉम द बॉय एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और वो चलती जाती है फॉर टाइम t इज इक्वल्स टू 6, ओके। द कार हॉर्न्स कंटिन्यूसली इमिट अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, तो बच्चे ये क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, ओके। बिटवीन टाइम t इज इक्वल्स टू 0 एंड टाइम t इज इक्वल्स टू 6 के बीच में सोर्स जो है आपकी हॉर्न जो है वो 925 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इमिट कर रही है। साउंड इन द एयर की स्पीड क्या है, साउंड की स्पीड इन द एयर क्या है बच्चों, इट इज़ इक्वल्स टू 338 ms-1, ओके हो गया। डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली, द क्वालिटेटिवली का मतलब है ओनली थ्योरी, द वेरिएशन इफ एनी in the frequency of the sound heard by the child that was emitted from the car between time t is equals to 0 to time t is equals to 2। मतलब वो कह रहा है कि जब कार जो है वो उससे रिसीड कर रही है एट एन इंक्रीजिंग स्पीड, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड को क्या होगा, डिक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू द डॉपलर इफेक्ट। भाई जितनी कार आपसे दूर जाती जाएगी अकॉर्डिंग टू द डॉपलर इफेक्ट, जो आप फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करोगे FO दैट विल डिक्रीज, ठीक है, यही तो पूछ रहा है। बिटवीन टाइम t इज इक्वल्स टू 4 टू टाइम t इज इक्वल्स टू 6 क्या होगा, कार जो है वो उसकी तरफ आना शुरू कर देगी, ठीक है,
उसकी तरफ आना शुरू कर देगी तो व्हाट विल हैपन, द फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। ओके हो गया। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी है तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू व्हाट, अच्छा एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स डिटरमाइन करनी है, ठीक है। यहाँ पे टाइम टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पे इसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चों, गाड़ी की वेलोसिटी एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 3 कितनी है, 12 ms-1, ठीक है। तो एफ नॉट के लिए हमने क्या पढ़ा था, एफ नॉट वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज गोइंग अवे फ्रॉम द पर्सन, तो हमने क्या पढ़ा था, एफ एस इंटू द वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस द वेलोसिटी ऑफ कार। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या दी हुई है भाई, 925 इंटू स्पीड ऑफ साउंड क्या दी हुई है, 338 इंटू स्पीड ऑफ साउंड प्लस व्हाट, प्लस द स्पीड ऑफ कार दैट इज 12। स्पीड ऑफ कार क्या आई है भाई, ये आई है 12, ठीक है, 3 सेकेंड्स पे। तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड विल कम आउट टू बी 893 हर्ट्ज, दैट इज लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। और ये हमें थ्योरी से पता है, जब भी कार आपसे दूर मूव कर रही होगी बच्चों तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विल बी लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, ये हमने डॉपलर इफेक्ट में पढ़ा है। और जब भी कार आपके करीब मूव कर रही होगी तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड या सोर्स, ठीक है। Calculate the time taken for the sound emitted at time t is equals to 0 to time t is equals to 4 seconds to travel to the child. Now let's move on to the next question. Determine the time taken for the sound emitted at time t is equals to 4 to travel to the child. तो यार t is equals to 4 पे आपकी गाड़ी जो है वो कितनी दूर है बंदे से या बच्चे से, you will take the distance between या distance below this velocity टाइम ग्राफ, ये ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेंगे। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 इंटू व्हाट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 2 प्लस ये 2 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 4 इंटू हाइट क्या है बच्चे 12, तो 1 and 6, so this will be 6 into 6 which is 36 meters is the total distance away from the ऑब्जेक्ट। और हमने क्या निकालना है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, 36 डिवाइडेड बाय स्पीड क्या आ रही है साउंड की, 338, सो यू विल गेट योर टाइम एज व्हाट, 0.11 सेकेंड। सही है, सिंपल एज दैट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या है, एक ट्यूब है जिसको हम स्लाइटली पानी से ऊपर मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप पानी से इसे निकालते जा रहे हो एयर कॉलम इसमें फिल होता जा रहा है और एक लाउड स्पीकर ऊपर प्लेस्ड है, ठीक है। We are basically trying to create a stationary wave. Frequency of the sound is this, speed of sound is this. हमसे पहला सवाल क्या पूछा हुआ है, describe a simple way that a student without requiring any additional equipment can detect when a stationary wave is formed. भाई बताओ student stationary wave detect कैसे करेगा, when he or she hears a much louder sound, hears a much louder साउंड, तो उसको पता चल जाएगा कि देयर इज अ स्टेशनरी वेव बीइंग फॉर्म्ड। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉप एंड ऑफ द ट्यूब अबव द सरफेस ऑफ द वाटर व्हेन अ स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस्ड इन द ट्यूब। अज्यूम दैट एन एंटी नोड इज फॉर्म्ड लेवल विद द टॉप ऑफ द ट्यूब। तो यार जब भी एक एंड ओपन होता था तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी किस तरह बनती थी, एंटी नोड यहाँ पे बनता था एंड नोड यहाँ पे बनता था, और एंटी नोड टू नोड आपका वेवलेंथ में कितना डिफरेंस होता था, 1/4 लैम्डा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू कैलकुलेट दिस हाइट, ये हाइट निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, 1/4 लैम्डा। तो यार 1/4 लैम्डा निकालने से पहले हमें लैम्डा निकालना होगा, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे v = f लैम्डा। v क्या थी हमारे पास, v वॉज इक्वल टू 340 प्लग इन कर दिया। फ्रीक्वेंसी क्या थी 530, तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगी भाई, लैम्डा विल कम आउट टू बी 0.64, ठीक है। अब हमने निकालनी है हाइट दैट इज फ्रॉम a to n, या हाइट ऑफ द कॉलम अबव द वाटर दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 0.64 विच इज इक्वल टू व्हाट बच्चे, दिस विल कम आउट टू बी 0.16 मीटर, सो यू राइट इट हियर 0.16 मीटर। सही है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव बाय द ट्यूब between the position at which the first and the second stationary waves are formed। तो यार फर्स्ट स्टेशनरी वेव जो फॉर्म होगी विद एन ओपन एंड वो इस तरह फॉर्म होगी, ओहो लेट मी ड्रॉ इट करेक्टली, इस तरह, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेशनरी वेव, सही है। सेकंड के लिए क्या होता था याद है, सेकंड के लिए इन एन ओपन एंड क्या होता था याद है, सेकंड के लिए
ओहो, द ट्यूब लेंथ रिमेन सेम, ठीक है। सेकंड के लिए क्या होता था, वी यूज टू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, हाँ इस तरह का, ठीक है। तो सेकंड के लिए क्या होता था, नोड एंटी नोड नोड एंड एन अदर नोड। तो नोड टू नोड का डिस्टेंस क्या होता था बच्चों, 1/½ लैंडा, ठीक है, 1/½ लैंडा, 1/½ लैंडा। और एंटी नोड टू नोड का डिस्टेंस क्या होता था, 1/4 लैंडा, ठीक है। फर्स्ट के लिए आपकी लैंडा कितनी थी, 1/4 लैंडा। सेकेंड वेव के लिए आपकी लैंडा कितनी हो गई, 3/4 लैंडा, ठीक है। फर्स्ट के लिए कितनी लैंडा थी, 1/4 लैंडा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया, 1/2 लैंडा या हाफ लैंडा। 1/2 लैंडा इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो लैंडा की वैल्यू क्या है भाई, लैंडा की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0.64। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस विल बी 0.32 मीटर। सो यू विल राइट इट डाउन हियर इन द ब्लैंक स्पेस। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 6। अ सेल ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 0.48 वोल्ट्स इज कनेक्टेड टू अ मेटल वायर X एज शोन इन फिगर 6.1। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है बैटरी के साथ, ओके, एक करंट भी जा रहा है, एक रेजिस्टेंस वायर है। द सेल हैज़ इंटरनल रेजिस्टेंस, द करंट इन द सेल इज दिस, the wire X has length this, cross sectional area this and resistance this. Calculate the charge passing through the cell in a time of 7.5 minutes. तो यार आपने करंट का फॉर्मूला पढ़ा था, I is equals to QT। करंट क्या है, 0.8। टाइम क्या आ रहा है बच्चे, 7.5 मिनट्स इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। दिस विल गिव यू द चार्ज। चार्ज किसके इक्वल आ गया, चार्ज कम्स आउट टू बी 360 कूलम, सिंपल एज दैट। Calculate the percentage efficiency with which the cell supplies power to wire X, ठीक है। पावर टू वायर X किस एफिशिएंसी से सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो बच्चे एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वायर में जो पावर जा रही है, पावर इन द वायर X डिवाइडेड बाय द टोटल पावर, ठीक है। तो वायर में बच्चे कितनी पावर जा रही होगी, बच्चे वायर में कितनी पावर जा रही होगी, I² R डिवाइडेड बाय टोटल पावर इज IV। I² R में I क्या लेंगे यार, 0.8 स्क्वायर, R क्या लेंगे, इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर दैट इज 0.4, ठीक है। और IV में हम I क्या लेंगे, 0.8, बिकॉज करंट थ्रू आउट द सीरीज इज सेम। V क्या लेंगे, 0.48। ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई फॉरगेट हेयर इज परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है बच्चे। तो परसेंटेज एफिशिएंसी में हम 100 से मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, 0.256 डिवाइडेड बाय 0.384 इंटू 100 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 87%, ठीक है। तो लेट मी डू अ थिंग, नहीं इसको यहाँ पे रहने देते हैं, यू कैन सी इट फ्रॉम हेयर। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं 87%, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू पार्ट सी। देयर आर 3.2 into 10 raised to the power 22 free electrons contained in the volume of wire X. Okay, the number density n of the free electrons निकालो, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी निकालो। तो यार स्मॉल n किस तरह निकलता था, याद है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कह लो, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चे, 3.2 into 10 raised to the power 22। वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, एरिया इंटू लेंथ। एरिया गिवन है, एरिया इज 1.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7, ये रहा। और लेंथ भी गिवन है 3 मीटर। सो वी प्लेस इट हियर, 1.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 इंटू लेंथ क्या है 3। तो आंसर क्या आ जाएगा स्मॉल n का, इट कम्स आउट टू बी 8.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 28, ठीक है। अब हमने एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, I इज इक्वल्स टू NAQV। इसमें जो V है बच्चे दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको आइसोलेट कर देते हैं। V इज इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाय NAQ। मुझे बताओ I गिवन है, यस गिवन है 0.8, n गिवन है, यस अभी निकाला है 8.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 28। एरिया गिवन है, यस गिवन है 1.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, यस नहीं गिवन है तो ऊपर डेटा बुकलेट से देख लो, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19। तो ओवरऑल आंसर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 4.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 ms-1, ठीक है। अब आ जाओ पार्ट डी पे। A wire has the same cross sectional area as wire X. Okay, it is made of the same material, मतलब resistivity भी same होगी। Wire Y is longer than X, इसका मतलब क्या है, wire Y की resistance will be greater than wire X,
ठीक है. वायर x is now replaced with वायर y. Okay. Assume that wire y has the same temperature be same as wire x. State and explain the effect on the average drift velocity of the free electrons. देखो अब वायर y की अगर लेंथ बड़ी है x से तो उसकी रेजिस्टेंस भी बड़ी होगी, ठीक है, देन एक्स वाई, बिकॉज r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. जितनी लेंथ बढ़ाते जाओगे उतनी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी. अब अगर आर वाई की रेजिस्टेंस बड़ी है कंपेयर टू आर एक्स तो करंट इन y विल बी लेस देन करंट इन x. ठीक है. अब यार अगर करंट लेस होगा तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, v इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई एन ए क्यू. अगर करंट कम हो जाएगा बच्चों तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो हेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल रिड्यूस या विल डिक्रीज, इतना लिखना होगा. ठीक है, फॉर 3 मार्क्स. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ए स्टेशनरी न्यूक्लियस p ऑफ मास 243u डिकेज बाय emitting an alpha particle of 4u to form a different nucleus as illustrated in figure 7.1. ओके, p जो है वो डिके करता है to form a nucleus q and an alpha particle of 4u. ओके, द इनिशियल स्पीड ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज दिस. ठीक है, बिफोर डिकेइंग मोमेंटम क्या था, 0, तो आफ्टर डिके भी टोटल मोमेंटम 0 होना चाहिए. मतलब इसका मोमेंटम विल बी इक्वल टू इसका मोमेंटम. मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस क्यू विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल. ये बात याद रखना. ठीक है. Use the principle of conservation of momentum to explain why the initial velocities of nucleus Q and the alpha particle must be in opposite directions. Why? Because the initial momentum is 0. और अगर final momentum 0 करना है तो the momentum of Q and alpha particle must be in opposite direction. That is the only way we can satisfy the law of conservation of energy. तो इसको लिखोगे किस तरह, इसको first of all लिखोगे total momentum before collision is 0, या before decay is a better word, before decay is 0. hence, या hence की जगह क्या लिखोगे, according to principle of conservation of momentum. POCOM is a short form for principle of conservation of momentum. The final momentum must also be 0. The final momentum must also be 0. Hence, the velocities of q and alpha must be opposite in direction to achieve that. Must be opposite in direction to achieve that. Simple तरीन आंसर. ठीक है. डिस्क्राइब द इनिशियल स्पीड v ऑफ द न्यूक्लियस q. तो मैंने क्या बताया यार, मोमेंटम ऑफ q मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ v. क्यों, मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल y, क्योंकि हमें फाइनल मोमेंटम जो है वो 0 करना है. सही है. तो अगर मोमेंटम ऑफ q इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो बच्चे q के मोमेंटम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें q का मास देखना पड़ेगा. q का मास क्या होगा, q का मास विल बी इक्वल टू व्हाट, देखो 243u था, 4u चलेगी अल्फा पार्टिकल को, तो 243 से -4 किया तो कितने u बच गया, 239u. तो न्यूक्लियस q का मास क्या होगा, 239u. स्पीड हमें नहीं पता, वी लेबल दिस एज v. अच्छा, ये जो u है दिस इज एटॉमिक मास नंबर. अच्छा, इसकी मैं तुम लोगों को डेटा बुकलेट में जाके ऊपर वैल्यू दिखा देता हूँ. दिस इज एटॉमिक मास नंबर. इसको इनिशियल स्पीड से यार कंफ्यूज ना कर देना. देखो ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 1.66 इंटू 10⁻⁻27. तो दिस वुड बी गिवन इन द एग्जामिनेशन. ठीक है. u की वैल्यू क्या है बच्चों, u की वैल्यू इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27. सही है. तो वी विल प्लेस दैट हेयर इन अ बिट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ठीक है. अभी हम यहाँ पे u सिर्फ लिख देते हैं कि 1.66 इंटू 10⁻⁻27. सही है. तो ये वैल्यू हमें पता है, इसको अननोन नहीं कंसिडर करना. अल्फा का वो क्या है, u 4u मल्टीप्लाइड बाय स्पीड क्या है बच्चे, स्पीड इज 1.6 इंटू 10⁻⁷.
1.6 इंटू 10⁻⁷ ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो। अब एक और बेहतर काम ये भी कर सकते हो कि दिस u gets cancelled out with this u, सिर्फ रिमेनिंग क्या है, this velocity of nucleus q। तो velocity of nucleus q क्या आ रही है, it comes out to be 2.7 इंटू 10⁵ ms-1। सही है। अच्छा, पार्ट सी wasn't in your syllabus, so I just skip that। ठीक है, अब आ जाओ पार्ट डी पे। A graph of number of neutrons against the proton number is shown in figure 7.2। okay, the graph shows a cross that represents nucleus p। अच्छा, nucleus p को represent किया हुआ है हमने यहाँ पे, ओके हो गया। A nucleus r has a nucleon number of what? nucleon number क्या है बच्चों उसका, 242 and is an isotope of nucleus p। या nucleus p का isotope है, मतलब प्रोटॉन नंबर क्या रहेगा, 95। तो 242 माइनस 95, न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 147। तो 147 एंड 95, दिस विल बी r। ठीक है। न्यूक्लियस r डिकेज बाय इमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल, डिकेज बाय इमिटिंग अ बीटा पार्टिकल। तो मतलब क्या होगा, प्रोटॉन नंबर 1 से बढ़ जाएगा। तो लेट मी लेबल r हेयर ताकि स्पेस थोड़ी हो जाए। ठीक है। टू फॉर्म द न्यूक्लियस s। तो यार अगर एक आपका जो है वो, अच्छा बीटा पार्टिकल की इमिशन में बेसिकली होता क्या है मुझे बताओ। बीटा पार्टिकल जब भी इमिट हो रहा होता है तो न्यूक्लियस के अंदर से एक न्यूट्रॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन। ठीक है। तो जो आपका पार्टिकल या न्यूक्लियस r है उसमें क्या होगा, एक प्रोटॉन तो बढ़ जाएगा बट एक न्यूट्रॉन कम हो जाएगा, तो वो इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, दिस विल बी योर s। सही है। स्टेट द नेम ऑफ द अदर लेप्टॉन इन एडिशन टू द beta emission that is emitted during the decay of nucleus are anti-neutrino, simple as that। ठीक है, let's move on to the next। अच्छा, this paper is finished। this was the October-November 2021 का paper 2। if you have any questions you can ask me in the comments below।